कितना भी पढ़ेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ कि सेक्शन चाहे कोई भी हो, कितना भी पढ़ेंगे 100% क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। मैंने तभी बता दिया, अगर किन्हीं की उम्र 21 साल है और चाहते हैं कि 40 वर्ष अंतिम अवस्था है बीपीएससी एग्जाम का, अभी भी 19 वर्ष समय है। इस 19 वर्ष की लगातार मैराथन तैयारी भी करेंगे, फिर भी 40वें वर्ष में अगर पीटी देने जाएंगे तो 150 में 150 नहीं आ सकता है, जबकि आपके पास 19 साल का पर्याप्त समय है। जबकि बीपीएससी क्या कहता है, हमारे सिलेबस को 1 से 1.5 साल में आप पढ़ सकते हैं, जबकि हमने 19 साल भी पढ़ा, फिर भी हमारा सिलेबस पूरा होने के बावजूद भी 150 में 150 नहीं बना। इसका रीजन क्या है? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डेप्थ से आते हैं और वो हम लगातार पढ़ने के बाद भी क्या होगा, नहीं बनेगा। खैर चलिए, हम बेसिकली आपको साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे साइंस के क्वेश्चन है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ, और ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो ये जो 68 बीपीएससी पीटी का जो साइंस का क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिर दिक्कतें आप लोग को कहाँ पे हुई होगी। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बनना चाहिए और कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ होगा। तो देखिए, आपके साइंस के क्वेश्चन चाहे आपके पास सेट जो भी रहा हो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन जरूर साइंस का आप लोग को मिला होगा 68 में, कि देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। अब देखिए, आप कितना भी उत्तल लेंस का प्रतिबिंब पढ़ ले, कितना भी अवतल लेंस का प्रतिबिंब पढ़ ले, दर्पण का पढ़ ले, इस टाइप का एग्जाम्पल कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब एग्जाम पेपर में या कि बुक में नहीं मिलेगा। क्यों? ये अप्लाइड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन सेंस के आधार पर आंसर लगा सकते हैं। ये 20 सेंटीमीटर सिर्फ लिख दिया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 20 रहे या 40 रहे मैटर नहीं करता है, मैटर के उत्तल लेंस है और कह रहा है सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए कैसा प्रतिबिंब होगा। तो हम लोग जानते हैं ना, सफेद कपड़ा क्या करता है, सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक क्या करता है, सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे लिख दिया है कि क्या, बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टी। जब काले रंग की पट्टी लगाएंगे तो उससे जब लाइट गुजरेगी तो क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगा। तो लाइट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, कम चमकीला दिखेगा। जब भी लाइट एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, कम चमकीला दिखाई देगा। अब इस ऑप्शन में आप खुद देख सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर कॉमन सेंस के आधार पे है। भले पढ़ रहे हैं दर्पण, लेकिन क्वेश्चन रंग के आधार पे है। अब देखिए, यहाँ पे तो ऑप्शन में जेबरा लिख दिया है, तो यहाँ पे घोड़ा की बात हो रही है, तो जेबरा वाला ऑप्शन तो ऐसे होगा नहीं। अब देखिए, दूसरे नंबर में घोड़ा है और तीसरे नंबर में भी घोड़ा है। अब मैंने बताया जब काला होगा तो काला बनेगा ही नहीं, तो बचा क्या, तो हल्का चमक वाला बनेगा, कम चमक वाला प्रतिबिंब बनेगा। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब बताइए, ये क्वेश्चन कितना भी लेंस दर्पण पढ़ेंगे, ये दर्पण से क्वेश्चन नहीं है, ये समझ पे आधारित है। ठीक है, इसका ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अब दर्पण रहता तो बात कुछ और होता है ना, लेंस को आर पार देखा जा सकता है, लेकिन दर्पण को आर पार देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये लेंस में ही इस प्रकार का प्रतिबिंब पूछता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहीं भी किसी बुक में इसका एग्जैक्ट आंसर खोजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या विश्व की कोई भी बुक पढ़ लीजिए, इस टाइप का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। अब कभी आज सफेद पूछा, अगले एग्जाम में हरा लिख देगा, काला लिख देगा। तो ये क्या है, अनुप्रयोग पर आधारित है। अब हो सकता है जो व्यक्ति समझ सके होंगे एग्जाम में, चूंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है, और समझ सके होंगे तो इस क्वेश्चन को बनाए होंगे, नहीं समझ सके होंगे तो अगर 20 सेंटीमीटर देखकर उसको अगर खोजने का प्रयास किए होंगे तो किसी जीवन में इसका आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये समझ पे आधारित है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है। आपको फिजिक्स में मैंने जब साउंड पढ़ाया होगा या पढ़े होंगे या पढ़ाएंगे तो देखिएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता, ध्वनि के 3 गुण होते हैं, तीव्रता होता है, फिर देखिएगा तारत्व होता है और ध्वनि की गुणता होती है। अब आपको बताया, तीक्ष्णता का मतलब होता है श्रिलनेस। ठीक है ना, श्रिलनेस की बात करते हैं, ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि ध्वनि का पतला या मोटा होना किस पे निर्भर करता है। तो आप फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे कि ध्वनि का पतला या मोटा होना किस पे निर्भर करता है, तारत्व पे। ठीक है, और तारत्व किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे। ठीक है, तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। तो इसका मतलब है कि ध्वनि की तीक्ष्णता तारत्व पे निर्भर करती है और तारत्व आवृत्ति पे निर्भर करती है। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, आवृत्ति। किसी ऑप्शन में आवृत्ति नजर आ रहा है तो क्या आंसर होगा,
इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये तो गुण का क्वेश्चन है, अगर ध्वनि की प्रबलता रहता तो ध्वनि के आयाम पे डिपेंड करती है। आपको पढ़ाए होंगे फिजिक्स में कि ध्वनि के आयाम जो है, प्रबलता जो है आयाम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रबलता नहीं, तीक्ष्णता पूछ रहा है, ठीक है ना। ध्वनि का मोटा या पतला होना बताए थे ना, महिलाओं की आवाज पतली होती है, पुरुषों की आवाज मोटी होती है। ये किस पे? तारतम्य की वजह से होता है। तारतम्य किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पे। किसी ऑप्शन में आवृत्ति है? नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, प्रबलता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ये तीक्ष्णता को श्रिलनेस बोलते हैं। ध्वनि का मोटा या पतला होना। प्रबलता का मतलब होता है ध्वनि का तेज या कम होना। हम बहुत तेज बोल रहे हैं, ध्वनि की प्रबलता ज्यादा है। हम धीरे बोल रहे हैं, ध्वनि की प्रबलता कम है, ठीक है। अब ध्वनि कितना मोटा होगा, चाहे तेज रहे चाहे कम, मतलब नहीं कितना मोटा है और कितना पतला है, ठीक है। ये तीक्ष्णता की वजह से होता है। ये हमने लिखाया भी होगा, देखिएगा ध्वनि के लक्षण या ध्वनि के गुण, 3 गुण लिखा होंगे वहां पर, देखिएगा। आयाम जो है देखेंगे, प्रबलता, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड लिखा होंगे, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है, आयाम जो है, प्रबलता जो है आयाम पे डिपेंड करती है, तारतम्य आवृत्ति पे डिपेंड करती है। तो आवृत्ति किसी ऑप्शन में है नहीं, और ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। इसका मतलब है कि आप रिविजन सही ढंग से नहीं किए होंगे, ठीक है, बनना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये करंट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आपको डायरेक्ट साइंस पढ़ेगा। मैंने क्या बोला कि बीपीएससी कभी कभी कोई साइंस टेक का क्वेश्चन, कभी कभी देखिएगा पर्यावरण का क्वेश्चन भी डालता है, जबकि सिलेबस में नहीं है, हमारे बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये करंट से जुड़ा हुआ सेक्शन है। अब कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कोई कहे कि हमने साइंस पढ़ के बना दिया है, पॉसिबल नहीं है। ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? आज जो डिजिटल एप्लीकेशन बहुत सारा यूज हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक हम लोग उपकरण का यूज करते हैं? तो देखिए, इसमें फोटो उत्सर्जक का भी यूज होता है, फोटो डायोड का भी यूज होता है। ये करंट का क्वेश्चन, ये किसी साइंस के बुक में नहीं मिलेगा, तो दोनों का यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 1 से अधिक, ठीक है, इसमें दोनों का यूज होता है। अब ये क्वेश्चन कोई गलत किया होगा तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ है। तो मानते बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, हमारे अनुसार डी होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये एक थोड़ा सा विवाद भी रहेगा कि आयोग इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन डी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? अब देखिए, जब हम लोग घर्षण पढ़ते हैं तो याद कीजिए, घर्षण 3 प्रकार का होता है। एक स्थैतिक घर्षण, दूसरा सर्पिक घर्षण, तीसरा लोटनिक घर्षण बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब बॉल बेरिंग लगाने का मतलब क्या? आप खुद कोशिश कीजिए, किसी जगह पे बॉल बेरिंग क्यों लगाते हैं? ताकि आराम से फिसलन हो और तेजी से। और जब भी बॉल बेरिंग लगाएंगे तो राउंड फ्रिक्शन होगा। राउंड फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से या लोटनिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ पे लिख ही दिया बॉल बेरिंग, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग का मतलब है किसी अक्ष के चारों ओर घूमना, यानी कि राउंड आकार में घूमना, यही बॉल बेरिंग का काम है। चाहे बॉल बेरिंग रहे, चाहे पहिया रहे, ये सब किस घर्षण का उदाहरण है? रोलिंग फ्रिक्शन का। जबकि स्थैतिक घर्षण का मतलब क्या? एक वस्तु दूसरे वस्तु पर है और ऐसा लगेगा कि अब खिसक जाएगी, लेकिन खिसकेगी नहीं। ऐसा लगेगा कि अब खिसक जाएगी, लेकिन खिसकेगा नहीं, तो वह स्थैतिक है। और जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे ना, स्लाइडिंग, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सर्पी घर्षण। स्लाइडिंग करने, तो स्लाइडिंग में राउंडकार नहीं होता है, ये सीधे ऐसे जाता है, स्लाइड करता है। जबकि रोलिंग में क्या होता है? राउंड होता है। तो यहाँ पे बॉल बेरिंग क्या करता है? राउंड घुमाता है। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? तो ये गलत होना चाहिए था। ये तो एग्जाम क्या? हाँ, चरम इस पर स्लाइड करता है, उसको चरपी घर्षण। हाँ बोलिए। देखिए, कर्षण या ड्रैग ये अदर चीज है। जैसे देखिएगा, कोई तरल होता है या कोई लिक्विड होता है, जब तरल के एक लेयर दूसरे लेयर पे गति करते हैं ना, लिक्विड में एक लेयर दूसरे के ऊपर गति करता है, उस गति का विरोध जिसके द्वारा किया जाता है, जिस बल के द्वारा, उसी को कर्षण बोला जाता है। तो यहाँ पे कर्षण माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया गया, इसका घर्षण से मतलब नहीं है। वो लिक्विड में देखिएगा एक गति को दूसरे का विरोध करता है, ये लिक्विड का कैरेक्टर है। जबकि ये सब जनरली क्या है? सॉलिड का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये कर्षण अलग बातें है।
ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था कि बॉल बेरिंग सब जानता है, बॉल बेरिंग पहिया कैसे घूमता है, राउंडिंग करता है, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण को इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए हिंदी में यहाँ लिखा रोलिंग घर्षण, तो मैंने क्या बोला कुछ कुछ शब्द है आप लोटनिक लिखता है तो बहुत सारे हिंदी मीडियम में ध्यान रखे होंगे तो लोटनिक खोजे होंगे, पूरे ऑप्शन में ना हिंदी में लोटनिक मिला होगा ना इंग्लिश में मिला होगा, तो यहाँ पे रोलिंग हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये गलत हुआ इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। अगर आप फुटबॉल को खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है, किस प्रकार सक्षम बनाता है। देखते हैं ना क्रिकेट बॉल जब खेलता है तो लोग कैच करते समय हाथ को पीछे खींचता है, गोलकीपर पकड़कर पीछे खींचता है ताकि क्या हो, चोट कम लगे, यानी कि संवेग परिवर्तन के दर को क्या कर रहा है, कम करता है। क्या ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए? ये तो न्यूटन लॉ का बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अधिक बल लगाने में बल कम लगाना है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में और बढ़ाने में, सॉरी यहाँ पर बढ़ाने में याद रखना है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा, घटाने में होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, संवेग परिवर्तन को दर को कम करने में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब ये भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवेशित करना है। अब बताइए रेडियो एक्टिव तत्व पढ़ते हैं तो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है, जिसमें स्वतः विखंडन की क्षमता हो, और जब स्वतः विखंडन होता है तो 3 ही प्रकार के कण निकलते हैं, याद होगा, अल्फा बीटा और गामा। अब उसमें से पूछ रहा है कौन धन आवेशित है, ये भी कुछ गलत होना चाहिए, तो सब लोग जानते हैं कौन सा, अल्फा धन आवेशित है, ठीक है, और बीटा क्या होता है, ऋण आवेशित, तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, नहीं ना। अब कैथोड एनोड भी हम लोग पढ़ते हैं, धन आवेशित ऋण आवेशित कण होता है, तो यहाँ पे चूंकि अल्फा बीटा गामा में अल्फा हमारा आंसर होगा, तो कैथोड ऐसे ही डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है माइंड, ठीक है ना, तो कुछ कुछ ऑप्शन डाइवर्ट करने के लिए। ये भी क्वेश्चन क्या गलत होना चाहिए? अभी तक एक ही क्वेश्चन जो था वो टफ था, कौन, फोटो इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, वो साइंस का नहीं था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से। अब सब जानता है सेंट्रीपिटल मतलब क्या, केंद्र की ओर, सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या, केंद्र से बाहर। तो केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर कब बल काम करेगा? जब कोई व्यक्ति सीधे दौड़ेगा या कोई व्यक्ति राउंड लगाकर दौड़ेगा। सेंटर कब बनता है? जब राउंड लगाकर। अब आप तीनों ऑप्शन को गौर से पढ़िए तो देखिए अंतरिक्ष में सीधे रेखा कर रहा है और स्वतंत्र रूप से, इस दोनों में कहीं राउंड नजर आ रहा है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या नजर आ रहा है? वृत्ताकार पथ, तो सिर्फ पहले ही ऑप्शन में वृत्ताकार पथ है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो हम लोग जानते हैं ना जब किसी गोलंबर के चारों ओर राउंड लगाते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा तो गोलंबर के बाहर सीधे गड्ढे में फेंका जाएंगे, नहीं फेंका जाएंगे, तो ठीक है। तो केंद्राभिमुखी बल क्या करता है? संतुलित बनाकर रखता है। तो कहाँ पे होगा? वृत्ताकार पथ में या सीधा दौड़ने में? वृत्ताकार पथ में। तो क्या ये आंसर गलत होना चाहिए था? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? अब बताइए, बार बार हम लोग पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अब देखिए ये ऊर्जा वाला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। आप खुद ऑप्शन लगाइए, क्वेश्चन अगर कोई नहीं भी पढ़ा होगा ना तो दैनिक जीवन में देखता होगा कि किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण शामिल होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कि जब भी घर्षण करेंगे तो वहां पे कौन सी ऊर्जा होगी? जब भी घर्षण करेंगे, कोई वस्तु रखा हुआ तो स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही घर्षण करेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें? गतिज। इसमें कोई भी होगा तो गतिज से स्टार्ट होगा। तो जब भी कह रहा है किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है तो क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। चूंकि स्थितिज तो होगा नहीं, चूंकि स्थितिज होगा तो घर्षण होगा नहीं। फिर देखिए रासायनिक में घर्षण की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, तो सिर्फ घर्षण कहाँ होगा? जब गतिज ऊर्जा होगी। जब कोई व्यक्ति दौड़ता है या अपने अंदर कोई एनर्जी लाता है तो उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। दौड़ेंगे तो क्या होगा? इस हमारे इस धरती के साथ घर्षण होगा। हाथ को रगड़ेंगे तो क्या होगा? घर्षण होगा। इससे कौन सी ऊर्जा निकलेगी? उष्मा ऊर्जा। तो क्या ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए? ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब करा एक बस। अब बताइए क्वेश्चन नहीं भी जीवन में पढ़ेंगे तब सफर करते हुए जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा कि बस दायां मुड़ेगा तो हम किधर घूमेंगे, अब बस बायां मुड़ेगा तो हम किधर घूमेंगे। आप भी दौड़ कर जाएंगे, इधर दायां मुड़ेगा तो आपका पीछे वाला भाग क्या होगा? बायां होगा कि नहीं होगा? ये भी क्वेश्चन कोई गलत कर दे तो ये क्या है? ब्लंडर कहा जाएगा, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? होगा कि नहीं? दाईं ओर मुड़ेगा तो क्या होगा? बाईं ओर झुकेगा आदमी,
होगा कि नहीं? ये गलत होगा क्वेश्चन, ये तो कॉमन सी बात है। मान लीजिए जो ट्रेन का सफ़र किए होंगे अंदाज़ा नहीं लगा होगा, बस का या बाइक का सफ़र करते कभी जाइएगा तो गाड़ी को अचानक दाहिना घुमाइए तो देखिए आप बाएं तरफ झुकिएगा, और बाएं घुमाएंगे तो क्या होगा? दाएं तरफ। इसमें तो फिजिक्स साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको देखने से पता चल जाएगा नहीं। ये भी क्वेश्चन किसी का गलत होगा तो क्या बोलेंगे? ब्लंडर ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब देखिए ये भी ध्वनि से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन भले 1 बीघा में रहे चाहे 1 कट्ठे में रहे, मैटर नहीं है, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है। कोई क्वेश्चन 1 लाइन का रहता है लेकिन काफ़ी जहर रहता है, यानी खतरनाक है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये भले 5 लाइन में दिया हुआ है आदमी को डाइवर्ट करने के लिए, तो 5 लाइन से देख के घबराना नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन कभी कभी देता है इतना बड़ा कि लोग पहले ही 7-8 लाइन क्वेश्चन पक्का नहीं बनेगा, माइंड में बैठा लिया। ये क्वेश्चन आसान है। कह रहा है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने के लिए की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो सितार वादक देखिएगा जब बजाने लगेगा तो देखिए पहले से कितना भी ठीक करके आएगा। अब बजाने से पहले देखिएगा वहां पर फिर 2-4-10 मिनट वो तार जो रहता है उसको देखिएगा बांधने का प्रयास करेगा, ढीला टाइट करके देखने का प्रयास करेगा। ऐसा क्यों करता है? तार को टाइट या ढीला करने का प्रयास क्यों है? कि आवाज में तीक्ष्णता है। ऐसा करने का रीजन क्या है? आवाज चूंकि वो बजाएगा और व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा तो क्या कहेगा? पैसा नहीं देगा। बोला तुमको लय बजाने के लिए ऐसा बजाया कि सब लोग उठ के भाग गया, ठीक है? तो क्या करता है? उसको समायोजित करता है कि आवाज कैसा हो? तीक्ष्ण निकले, यानी कितना मोटा आवाज निकलना चाहिए, कितना पतला निकलना चाहिए, उसके लिए वो बांधता है। इसका मतलब है कि क्या करेगा? ध्वनि का आयाम होगा, ध्वनि की तीव्रता होगी, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग करेगा या कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैंने क्या बोला? ध्वनि को पतला मोटा तो किस पे डिपेंड करेगा? आवृत्ति पे। अभी मैंने बताया सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, तो आयाम होगा नहीं, तीव्रता होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अब ये भी गलत, भले एक कोठे में पढ़कर आप प्रकृति को नहीं समझ पाए होंगे तो क्वेश्चन गलत किए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला था। ये सब कॉमन आधार पे दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कोई भी किसी को बजाने वाला को बुलाइएगा, चाहे तबला बजाना हो, चाहे सितार बजाना हो, चाहे बांसुरी बजाना हो, वो देखिएगा अब एक हिसाब से हम भी बांसुरी लेकर बजाएंगे लेकिन वैसा आवाज़ नहीं निकलेगा। जो बांसुरी बजाने वाला देखिएगा कितने एंगल पे बजाता है वो बांसुरी को, तो आवाज़ क्या होता है? एकदम सुरीला निकलता है। कितना मोटा कितना पतला वो आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। अब बताइए क्या ये क्लास नोट्स में हम लोग भली एग्जाम्पल देते हैं लेकिन ये दैनिक जीवन से जोड़ के पूछा। अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं? ये किसी का गलत हुआ होगा। कह रहा है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार होता है लेकिन इसका निश्चित आयतन नहीं होता है। तो हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं? ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित, द्रव का आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन निश्चित, और गैस का कुछ निश्चित नहीं। इसका मतलब इसमें कह रहा है आकार निश्चित नहीं लेकिन आयतन निश्चित। तो किसका होता है? द्रव का होता है। आकार निश्चित नहीं और आयतन निश्चित द्रव का होता है। तो इस तीनों में कौन सा द्रव है ये ढूंढना था। तो सब देखने से पता चल रहा है कि मिट्टी का तेल क्या है? द्रव है, जबकि क्रिप्टन क्या एक प्रकार का अक्रिय गैस है, तो ये तो द्रव है नहीं तो होगा नहीं। और मिट्टी का तेल क्या है? लिक्विड है। और कार्बन स्टील एक प्रकार का ठोस है, ठीक है? इसका मतलब लिक्विड इसमें एक ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मिट्टी का तेल। अब ये भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए था। अब यहाँ पे थोड़ी लिखता है कि ठोस द्रव गैस, तो दैनिक जीवन हो सकता है। यहाँ दूध रहता फिर भी आंसर सही होता, यहाँ पे मान ली पानी रहता फिर भी आंसर सही होता, पेट्रोल रहता फिर भी आंसर सही होता। अब बोलेगा आपने पानी मिट्टी पेट्रोल ऑप्शन में लिखाया था, उदाहरण में मिट्टी के तेल नहीं लिखाए थे, तो ये क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं ना। उदाहरण बहुत सारा हो सकता है, ये सिंपल क्वेश्चन था। आप खुद बताइए कि साइंस 30 में कितना टफ था और मैं बताऊंगा कितना टफ था, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन से उदाहरण है? अभी देखिए जब आपको पढ़ाएंगे धातु धातु या पढ़े होंगे धातु धातु में धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण हाल ही फिलहाल में पढ़े भी होंगे, ठीक है? तो आप याद कीजिए कि धातु के जब रासायनिक गुण पढ़ाए थे तो बताए थे कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है कि नहीं होता है? गलत। कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय, ठीक है? धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। हम लोग पढ़ते धातु में जाकर देखिएगा नोट्स उलट कर क्या लिखाए होंगे, ठीक है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। आप लोग नोट्स का रिवीजन नहीं करके गए तभी गलत करके आए होंगे। और मैंने बताया धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। ये कह रहा है उभयधर्मी का मतलब क्या है?
दोनों होना चाहिए। उभयधर्मी मतलब क्या, क्षारीय भी हो अम्लीय भी हो, क्षारीय भी हो अम्लीय भी हो। लेकिन इसमें सारा देखिए एग्जाम्पल में सारा क्या ऊपर में लिख दिया है धातु, तो धातु का जनरली क्षारीय होता है, लेकिन कुछ कुछ धातु है जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय भी बनाता है। तो वही पूछा इसमें से कौन सा धातु होगा। तो देखिए एल्युमिनियम भी अम्लीय और क्षारीय दोनों बनाता है, जिंक भी एल्युमिनियम क्षारीय दोनों बनाता है, कॉपर भी अम्लीय क्षारीय दोनों बनाता है। लेकिन देखिए ये दोनों अधिक मात्रा में बनाता है, ठीक है ना। ऐसे टीन है, सीसा है, कांच है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। लेकिन एल्युमिनियम और जिंक ज़्यादा फेमस है, क्योंकि देखिए अब इसमें भी विवादित होगा, क्योंकि जब डी ऑप्शन इनमें से अधिक वाला और उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन हटा देंगे तो हर जगह के एग्जाम में देखिएगा ये ऑप्शन सही किया हुआ है, एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है। ये सब ऑप्शन होते हुए एल्युमिनियम और जिंक को प्रायोरिटी दी जाती है, और आयोग भी प्रायोरिटी देगा तो एल्युमिनियम और जिंक आंसर होगा, नहीं देगा तो चौथा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, एल्युमिनियम और जिंक की। आपको लिखाए भी होंगे, ठीक है। नहीं, एल्युमिनियम ज़्यादा मात्रा, मैंने क्या बोला अधिकांश मात्रा में, ये दोनों बेहतर एग्जाम्पल। देखिए मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल ऐसा थोड़ी कि दो ही धातु है, धातु बहुत सारे हैं, लेकिन जो फेमस है ज़्यादा उभयधर्मी बनाता है एल्युमिनियम और जिंक बनाता है। आप केवल सोडियम क्लोराइड को ही नमक समझते हैं। देखिए नमक का परिभाषा वो नहीं होता, नमक का परिभाषा होता है वो देखिए सल्फेट के फॉर्म में भी होता है, क्लोराइड के फॉर्म में भी होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में भी होता है, बहुत सारे फॉर्म में होता है। क्योंकि NaCl क्या है, एक कॉमन साल्ट है। जब आपको केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, साल्ट 4 प्रकार का होता है। एक नॉर्मल साल्ट होता है, एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है, डुअल साल्ट होता है। यानी कहिए कि सामान्य लवण जिसको कहिए कॉमन साल्ट सामान्य लवण होता है, फिर देखिएगा अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है, द्विक लवण होता है। तो NaCl क्या है, कॉमन साल्ट का उदाहरण है। तो केवल सोडियम क्लोराइड साल्ट नहीं है, कैल्शियम देखिए ब्लीचिंग पाउडर भी साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी साल्ट है, सोडियम सल्फेट भी साल्ट है। साल्ट बहुत सारे टाइप का होता है, ये नहीं समझा क्लोरीन ही साल्ट है। देखिए ये होता है कि आपने आधा अधूरा किताब में पढ़ा होगा, विशेष डिस्क्राइब आपने नहीं पढ़ा होगा। जब पढ़ाएंगे आपका अगर नहीं पढ़ा हुआ तो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस आधार पे देखिए एल्युमिनियम और जिंक क्या है, ये दोनों उभयधर्मी का ज़्यादा बेहतर है। 90% संभावना है कि ये ऑप्शन सही होगा, 10% में आयोग पे आंसर पे डिपेंड करेगा तो डी जाएगा। अदरवाइज मैं 90% बोल रहा हूँ कि पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हम नहीं, सब नहीं बनाता है, मैंने क्या बोला इसमें सब है। मैंने क्या बोला एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, कांच है, शीशा है, सब बनाता है, इसमें सब है। लेकिन मैंने बोला कि ये अधिकांश मात्रा में उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, ये सब कम मात्रा में, ये सब अधिकांश मात्रा में बनाते हैं, इसलिए प्रायोरिटी इसको मिलना चाहिए। हाँ, वरना मैंने क्या बोला डी ऑप्शन होगा, एक से अधिक होगा। लेकिन अब आयोग डिपेंड करता है ना, कभी कभी क्या बोले, जैसे पूछता है ना, जैसे आपसे पूछे कि भारत की लंबी नदी, तो क्या बोलेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी तो क्या बोलेंगे, गंगा। और पूछे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब क्या बोलेंगे। हमने बोला भारत की सबसे लंबी नदी और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो क्या बोलेंगे, दोनों एक ही होगा, अलग अलग होगा। तो भारत की सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा। अब देखिए लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत की है, लेकिन पूरा भारत में तो बहती नहीं है, भारत से बहती है लेकिन भारत में कंप्लीट नहीं बहती है। और गंगा नदी कंप्लीट भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, वही बात यहाँ भी है, कोई ज़्यादा बनाता है कोई कम बनाता है, इसलिए ये ऑप्शन होना चाहिए। मैंने पढ़ाया भी होगा धातु के, देखिएगा जाकर लेटेस्ट धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण में ये देखिए लिखाए भी होंगे आप। देखिए नोट्स का रिवीजन नहीं करने की वजह से गलत होता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा आप लोग का साइंस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं, अगली बार ये दुविधा नहीं आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। जिन लोग का नहीं पढ़ा हुआ, जिन लोग का पढ़ा हुआ उनको समझ में आएगा, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, बताइए क्वेश्चन साइंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पर्यावरण पढ़िए, कहीं भी पूछता है। अब ये भी कोई गलत करके आया होगा तो मानने वाली बात है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? सब जानता है, सब होगा, नाइट्रस होगा, मीथेन होगा, कार्बन, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। इसमें सब के सब गैस करता है। सबसे अधिक मात्रा में पूछता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन करता है, तब आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होता। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 60% योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, लगभग 15 से 20% मीथेन का। ठीक है, बाकी में नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, सब के सब है। इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी ऑप्शन। अब ये भी सल्फर डाइऑक्साइड क्या, सल्फर डाइऑक्साइड वो भी आता है ग्लोबल वार्मिंग में। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मैंने तो लिखा ना 60%, वो अम्लीय वर्षा में होता है। कोई पूछे कि अम्लीय वर्षा में योगदान सर्वाधिक, तब सल्फर डाइऑक्साइड, और ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा ना। चलिए, कहाँ पूछ रहा है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो सब गैस करता है। ये थोड़ी कह रहा है कि कौन सी गैस सर्वाधिक करती है, ऐसा रहता तब कार्बन डाइऑक्साइड, तो सर्वाधिक तो कहीं लिख नहीं रहा है। इसलिए देखिए क्वेश्चन कभी कभी लगेगा पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने का अर्थ समझना होता है। यही सर्वाधिक पूछता तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता, लेकिन पूछ रहा है कौन योगदान करती है, तो सब तो वही है, सब के सब तो विलेन ही है। तो इसमें किसको एक्टर मानेंगे, हीरो मानेंगे? ठीक है, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ा है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है? तो ये याद रख लीजिएगा कोटेशन है केमिस्ट्री में, कि अम्ल जब भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। अब इसमें कौन सा गैस पूछ रहा है? तो तीनों में CO2 कौन है? पहला ऑप्शन में CO2 गैस इसका आंसर हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी गलत नहीं होना चाहिए, घुमाकर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए पहली बार किसी सूत्र से क्वेश्चन इस BPSC ने पूछा है, पूछता नहीं है। अब देखिए कभी इस तरह का लिख देगा, तो अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कार्बनिक रसायन का। अब देखिए इसमें काउंट कीजिए, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो C2H2O4, यही चीज है ना, C2H2O4, ये ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है? ऑक्जेलिक एसिड का। अब ऐसे लिखा हो, कितना लोग ये पढ़ा होगा, तो ऐसे लिखेगा तो घुमा कर नहीं समझ में आएगा। तो दोनों तरीके से पहली बार उल्टा सीधा करके पूछा है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4, लेकिन इसको ऐसे लिख दिया। अब ऐसे कुछ लोग ऐसे याद किए होंगे, ऐसे लिखा होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या किसका सूत्र होगा। तो किसका सूत्र है? ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर मिलता है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल कैसा अम्ल है? ये मजबूत अम्ल है कि कमजोर अम्ल है? कमजोर। जो भी खाने वाला अम्ल होता है, जो किसी खाद्य पदार्थ में मिलता है, कमजोर होता है। अब कमजोर नहीं समझ में आए तो जिस अम्ल में कार्बन हो वो कमजोर है, याद रहेगा ना, जिस अम्ल में कार्बन हो कमजोर है। कैसे कार्बन, कैसे कमजोर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें कार्बन नहीं हो मजबूत है, याद रहेगा ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल कैसा अम्ल हो जाएगा? चूंकि कार्बन है तो ये कमजोर अम्ल है, और खाने वाला अम्ल क्या होता है? कमजोर होता है। दूसरा एसिटिक अम्ल है, इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये भी एक प्रकार का कमजोर अम्ल है कि नहीं है? ठीक है, कार्बन है कि नहीं? कमजोर कार्बन है मतलब कमजोर है। ये सिरका का नाम सुना है, सिरका का नाम? ठीक है, तो सिरका में देखिएगा ये एसिटिक अम्ल होता है, तो ये भी कमजोर अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3 इसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का कमजोर अम्ल है। ठीक है ना, जब कहा जाता है कि जल पे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री में आगे वाले सेक्शन में, धातु धातु के बाद, जब जल पे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा प्रवाहित की जाती है H2O + CO2, ठीक है, H2O + CO2, यही बनाता है H2CO3 कार्बनिक अम्ल। कभी देखिएगा कोको कोला का, पेप्सी का ढक्कन खोलिएगा, क्या मारता है? एक बार गैस मारता है ना, तो उसमें वाटर के ऊपर CO2 गैस प्रवाहित की हुई होती है। और इस दोनों के मिश्रण से कौन सा एसिड रहता है उसमें? कार्बोनिक एसिड। क्योंकि इसमें भी क्या है? कार्बन, ये भी एक प्रकार का कौन सा एसिड होगा? वीक एसिड, इसलिए पी जाते हैं। ठीक है, उसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देता तो क्या होता? पीते तो लंग्स, किडनी सब खत्म। ठीक है, तो बाद में पीने की जरूरत नहीं पड़ता, जरूरत नहीं ना पड़ता। चलिए, तो क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है, सिरका में।
ये भी क्वेश्चन हो सकता है सूत्र वाला है तो गलत मिस्टेक से हुआ होगा, लेकिन बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन एसिड बेस साल्ट से पूछा है। आपको 3 प्रश्नावलियां दी हुई है। एक में आशुद्ध जल है यानी प्योर वाटर, आशुद्ध जल का मतलब प्योर वाटर शुद्ध जल, ठीक है। अशुद्ध को क्या बोलते हैं? शुद्ध जल के नाम से। और अन्य 2 में अम्लीय विलयन है और क्षारीय विलयन है। अब कह रहा है किसमें लाल लिटमस बस नीला हो जाएगा? तो आप खुद पढ़ते हैं ना कि लाल लिटमस नीला कब होता है? अम्ल या क्षार में? क्षार में। अम्ल है नीला को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। अम्ल क्या है? नीला को लाल करता है, क्षार क्या है? लाल को नीला करता है। ये क्या लिखा है? लाल को नीला, तो कौन सा हो जाएगा? क्षार। ये गलत होना चाहिए था। ये खाली घुमाने के लिए, मैंने क्या बोला? माहौल बनाने के लिए होता है, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन 1 बीघा में रहता है ना, और पढ़ना एक ही लाइन है। ये खाली घुमा के दिया आप लोगों को कि सोचिएगा बिना काम के, यही होता है एग्जाम का प्रेशर। ये आयोग क्या कर रहा है? आपको दिग्भ्रमित करने के लिए इतना सारा मटेरियल दे दिया, काम इतना ही का है। समझ में आ रहा है ना? तो भले इतना घुमा के दिया, लेकिन बस एक ही लाइन लास्ट में पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये सब घुमा के देता है कि होता है ना, कुछ लोग होता नहीं है, लेकिन लंबी लंबी बातें करने के बाद अगले के माइंड पर क्या प्रभाव डालता है कि हम बहुत भयानक प्रवृत्ति के हैं, हमसे दूर रहने का प्रयास करना है। लेकिन आंतरिक क्या है? कुछ नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का पद इस भारत का सबसे ऊंचा पद है, लेकिन नाम का काम का कौन है? प्रधानमंत्री है कि नहीं? मंत्री परिषद है कि नहीं है? ठीक उसी प्रकार ये माहौल बनाने के लिए है। ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन था, नहीं होना चाहिए था। अब देखिए एसिटिक अम्ल, अभी पीछे पढ़े, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? अभी मैंने क्या बोला? सिरका। सिरका जो एकदम खट्टा होता है, ठीक है, और खट्टा और बदबूदार। ये एसिटिक अम्ल देखिए तो खट्टा और बदबूदार महकेगा, किसकी वजह से? सिरका की वजह से। या ऐसे ही पढ़ते कि सिरका क्या है, किसका स्रोत है, या एसिटिक अम्ल किसका स्रोत है? सिरका का। सिरका किसका? एसिटिक अम्ल का। ये तो फेमस क्वेश्चन है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और मिट्टी का तेल तो समझ ही रहे लिक्विड है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सिरका। ये गलत होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ये घुमा कर पूछा, क्वेश्चन टफ नहीं है, घुमा कर देखिए। कह रहा है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? अब देखिए शुष्क HCl का मतलब ही है कोई भी एसिड 2 तरह का होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब शुष्क यानी जिसमें पानी नहीं मिला हो, तो जिसमें पानी नहीं मिला हो, और डाइल्यूट जिसको सांद्र बोलते हैं जिसमें पानी मिला हो। तो जब तक इस शुष्क HCl मतलब क्या? कंसंट्रेटेड यानी सूखा हुआ। लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलेगा? तो जब तक पानी नहीं मिलाएंगे ये आयन बनेगा ही नहीं। HCl को जब तक पानी में नहीं डालेंगे HCl क्या करेगा? आयन बनाएगा ही नहीं। तो जब तक आयन नहीं बनाएगा तो इसका रंग बदलेगा ही नहीं। जब आयन बनाएगा तभी रंग बदलेगा, और नहीं बनाएगा तो रंग क्या होगा? नहीं बदलता है। ये थोड़ा घुमा के पूछा। अब इसमें देखिए सूखी HCl की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सूखता नहीं है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा है कि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, यही बात है कि जब तक H3O आयन मौजूद नहीं होंगे, चूंकि देखिएगा H2O में जैसी HCl डालेंगे ना, H2O में जैसी HCl डालेंगे, ये H निकल कर यहाँ आयन बनाएगा, तो H2 के जगह H3O हो जाएगा, ठीक है। तो ये H3O आयन नहीं बनता है ना, इसलिए लिटमस पेपर क्या होता है? रंग उसका नहीं बदलता है। ये रहेगा तभी बदलेगा, ठीक है। निर्जलीकरण से कोई मतलब नहीं है, ये जब तक ये H3O नहीं होता है, इसी की वजह से क्या होता है? रंग नहीं बदलता है। ये थोड़ा सा एडवांस करके पूछा है, ठीक है ना। ये सब सामान्यतः पूछता नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है, यहाँ पे गलती होने की संभावना हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है विषम का पता लगाइए। बताइए इसका कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्या है? कॉमन सेंस है, कहीं से उठाकर दे देगा। अब 4 ऑप्शन दे देगा, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना। बताइए चारों में विषम कौन है? अब ये किसी बुक में लिखा हुआ होगा, ये तो दिमाग पर आधारित है कि हमको कैसे छांटना है। अब देखिए पहला कह रहा है सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना। अब देखिए ये चूंकि क्वेश्चन पूछा है साइंस का, तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है इसके अनुसार लग रहा है कि ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब कोयले का जलना, तो कोयला जला मतलब कौन सा परिवर्तन? रासायनिक, ठीक है, केमिकल। फल का पकना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। एक बार फल पक गया फिर कहें कच्चा हो जाओ, पॉसिबल है? नहीं है। एक बार कोयला जल गया फिर बोले पहले जैसा कोयला हो जाओ, पॉसिबल है? नहीं है। जो पुराने अपने रूप में वापस ना आए क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये दोनों पुराने रूप में आएगा,
आम पक गया, बोलेंगे फिर से कच्चा हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। कोयला जल गया, फिर से बोलेंगे पुराना वाला कोयला लेकर आओ, पॉसिबल है नहीं है। अब सीमेंट की सेटिंग, अब देखिए ये बहुत गहरा ऑप्शन है। सीमेंट की सेटिंग मतलब होता है जनरली सीमेंट की दृढ़ता। सीमेंट की सेटिंग का मतलब सीमेंट की दृढ़ता यानी कठोर होना। तो जब सीमेंट में जल डालते हैं ना तो क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। सीमेंट में जल डाले, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, लेकिन सीमेंट ठोस हुआ, ये भौतिक अभिक्रिया है। जैसे मोमबत्ती को जलाया, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन मोमबत्ती पिघल रहा है, ये भौतिक अभिक्रिया है। तो कभी कभी देखिएगा दोनों साथ साथ होता है। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। सीमेंट का जल के साथ अभिक्रिया लिखता ना तो ये रासायनिक होता है। यहाँ पे सीमेंट की सेटिंग, जल रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन सीमेंट जो सेट हो रहा है वो भौतिक है। फिर जब जल सूख जाएगा फिर सीमेंट उस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन है। इस तीनों में विषम कौन हो जाएगा, सीमेंट का सेटिंग। अब इसके लिए कोई कॉमन सेंस नहीं है, किसी बुक में इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये दिमाग का आंसर है, ठीक है। अब दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। अब ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस पढ़े होंगे हैं। अब गलती से देखिए मैंने क्या बोला, ये सब क्वेश्चन है, किसी का गलती से गलत हो जाता है, किसी गलती से अंदाजी में लगा, किसी लोग का सही हो जाएगा, लेकिन सोचने पर डिपेंड करता है। अब ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि ये अंदाजा का आधार है, ठीक है। चलिए अब हाँ, डाइल्यूट कंडीशन में कभी भी होगा, डाइल्यूट कंडीशन में होगा, कंसंट्रेट कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि जब तक वाटर नहीं आएगा आयन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए हीरा ग्रेफाइट हम लोग पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन के दो मुख्य रूप होते हैं अपरूप, जिसका नाम क्या है, हीरा ग्रेफाइट। अब कह रहा है हीरा ग्रेफाइट के बारे में बताइए कौन सा सत्य है। पहला कह रहा है उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। देखिए क्रिस्टलीय संरचना केवल ठोस की होती है, ठीक है। क्रिस्टलीय संरचना केवल ठोस की होती है। तो हीरा तो ठोस है, इसका कोई शेप है, लेकिन ग्रेफाइट का कोई शेप होता ही नहीं है। ग्रेफाइट का कोई शेप ही नहीं होता। तो पहला ऑप्शन सही होगा क्या, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या, गलत। दूसरा कह रहा है उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। क्या हीरा ग्रेफाइट दोनों कठोर है? हीरा पूरे विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। तो क्या ये भी ऑप्शन सही होगा, नहीं होगा। ये पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन में, ठीक है। फिर कह रहा उनकी विद्युत चालकता समान होती है। हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, तो फिर ये भी समान होगा, ये भी नहीं होगा। तो कह रहा कौन सत्य है, कोनो सत्य नहीं है इसमें से। क्या है, कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। अब बताइए हीरा ग्रेफाइट पढ़े होंगे तो कभी गलत होगा नहीं ना। सब जानता है हीरा कठोर, ग्रेफाइट मुलायम, समान संरचना नहीं है, समान डिग्री कठोरता नहीं है, विद्युत का चालकता नहीं है। इसमें हम लोग आपको याद कीजिए धातु में पढ़ाए होंगे, हीरा कठोर है, धातु ग्रेफाइट मुलायम है। इस आधार पे कौन सा आंसर होना चाहिए, कोई नहीं। ये टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब बायोलॉजी में देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलता या बंद होता है। रंध्र यानी कि स्टोमेटा, रंध्र यानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा, पौधे का नाक, ठीक है। अब पौधे का नाक कहाँ होता है, पत्ती में। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे जब पादप जगत पढ़ेंगे, ठीक है। पौधे का नाक कहाँ होता है, पत्ती में। इसी नाक के माध्यम से सांस लेता है कहिए, या गैस अंदर बाहर जाता है, या जल अंदर बाहर जाता है। जैसे हम लोग नाक से क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, अंदर में श्वसन जाता है। उस तरह पौधे में बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जाता है, स्टोमेटा के थ्रू, यानी रंध्र के थ्रू। तो रंध्र करा कब खुलेगा, कब बंद होगा। देखिए गैस तो जाता है, रंध्र किसी किसी पौधे में 24 घंटा खुला रहता है, किसी में रात में बंद हो जाता है, किसी में दिन में बंद रहता है, ठीक है। अब कह रहा है किसकी वजह से, तो हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा इस रंध्र के चारों ओर एक रक्षी कोशिका होती है, गार्ड सेल, जो इस रंध्र की सुरक्षा करता है। अब कब खुलेगा, तो पानी जब निकलना रहेगा तो खुलेगा, पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, पानी जब भर जाता है उस रंध्र में तो खुल जाता है, क्योंकि पानी निकलने लगता है। अब पानी जब खत्म हो गया तो क्या होगा, पिचक जाता है। तो समान सी बात है, किसको नियंत्रित करेगा, पानी की मात्रा को। क्योंकि पानी रहेगा तो खुलेगा, पानी रहेगा तो बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये पानी आने जाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए ऐसा होता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के सिर्फ पूछा, ठीक है। रक्षी कोशिका द्वारा घिरा होता है, पानी ज़्यादा होगा तो खुला रहता है, पानी नहीं रहेगा तो बंद हो जाता है, ठीक है। सिर्फ सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, मैंने क्या बोला, सारी बाहरी आदान प्रदान जो होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है।
CO2 जाएगा, O2 निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू, पानी अंदर जाएगा, पानी बाहर निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू, ये सब स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में स्टोमेटा इन्वॉल्व होता है, ये सब क्रिया में इन्वॉल्व होता है। हम आपको लिखा होंगे, बायो का नोट्स उलट कर देखिएगा। ठीक है, ये सारी क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है। अब ये थोड़ा घुमा के पूछा, अब जाहिर सी बात है, अब इसमें आप पढ़ते तो प्रोटीन संरचना का कोई मतलब बनता नहीं है, न्यूक्लियस का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, इसमें पानी की मात्रा के लिए ऐसा होता है। हम लोग भी जब मुंह कब बाहर ज़्यादा खोलते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो दोनों जोज खुलता है, 100 अमाउंट में ऑक्सीजन चला जाता है, फिर मुंह बंद हो गया। जब फिर ऑक्सीजन कम होता है तो क्या होता है, फिर मुंह खोलते हैं कि नहीं खोलते। तो वही बात यहाँ भी है, पानी कम होगा तो ये चिपक जाएगा, पानी ज़्यादा होगा तो खुलेगा बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें, सेकेंड ऑप्शन। ये हो सकता है आप नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन की प्रकृति को तो गलत हुआ होगा, लेकिन ये भी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, क्लोरोफिल वाला क्वेश्चन बार बार प्लांट में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। अब क्लोरोफिल किस रंग को अवशोषित करेगा, तो आपको जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाए होंगे तो जाकर देखिएगा, लाल एवं नीले प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है, लिखाए होंगे। तो जाहिर सी बात, किस ऑप्शन में लाल और नीला है, तो पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का मतलब ये प्रकाश संश्लेषण होना। तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा किस लाइट में होता है, लाल और नीला में। अब देखिए, आप ऐसे भी छांट सकते हैं, क्लोरोफिल किस रंग का होता है, हरा रंग का। आपको बताइए, मैंने लिखा था कि जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देती है उसी रंग का दिखती है, तो क्लोरोफिल हरा क्यों दिख रहा है, हरा रंग को परावर्तित करता होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अवशोषित करता है। इसका हरा रंग परावर्तित होगा तभी ना हरा दिख रहा है। ये दोनों ऑप्शन में हरा है, तो ऐसे ही दोनों खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा। आप उस आधार पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस दोनों में हरा दिया था, ऐसे ही दोनों ऑप्शन नहीं होगा। और लाल और नीला में सबसे अधिक मात्रा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी बुक में भी लिखा हुआ जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का फैक्ट है और ये नहीं भी पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। कह रहा है कौन सा मेल नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना। अब जो भी देखिएगा, पेड़ आधार में बहुत चौड़ा होता है, मोटा होता है, तना मोटा, उसको क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये कुछ क्या सही है, गलत है, सही है कि नहीं है। जो भी आधार के पास मोटा होगा, यानी ऑप्शन सही है। उसमें पूछ रहा है कौन मेल नहीं खाता है, तो पहला सही है। दूसरा, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, तो कौन तना सीधा खड़ा नहीं होता है, जो लतरने वाला होता है, सब जानते हैं ना। तना कमजोर है तो सीधा खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, लता होगा कि नहीं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, ये भी सही होगा कि नहीं होगा। फिर करा पर्णवृत्त, जिसको पेंडिकल बोलते हैं, आप इंग्लिश में देखिएगा पेंडिकल। ये पत्ती दिखाई देता है ना, पत्ती, ये मान लेना पत्ती है किसी प्लांट का, ये पत्ती है और ये शाखा है, तना। ये जो डंटा देख रहे हैं जिससे पत्ती खड़ा है, इसी डंटल को पर्णवृत्त बोलते हैं। आपको लिखा होंगे, देखकर जाके देखिएगा, जब फ्लावर पढ़ाए होंगे, फ्लावर में पर्णवृत्त डंठल, इस डंठल पे पत्ती रहती है और पत्ती किससे जुड़ा रहता है, तना से जुड़ा रहता है। तो यहाँ क्या लिख रहा है, पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, लिख रहा है ना। तो देखिए, ये हुआ पर्णवृत्त, यानी पत्ती के जो डंटी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त। पर्णवृत्त किससे जुड़ा होता है, तना से जुड़ा होता है कि नहीं, तोड़ते हैं कि नहीं वहां से। तो ये तना से जुड़ा होता है और पत्ती के बीच, तना और पत्ती के बीच में क्या होता है, पर्णवृत्त। तो यही पूछ रहा है, पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, क्या ये सही हो। ये तो आप किसी पत्ती को तोड़ के लाइए बाहर से, आपको समझ में आ जाएगा बीच में डंठल है कि नहीं। ये भी सही है। शाखा भी एक प्रकार का तना है कि नहीं है। देखिए, यही होता है। देखिए, अब ये एक तो मेन तना हो गया, इससे जो शाखा निकला ये भी क्या है, एक ब्रांच है। तने की शाखा है तो तना ही हुआ ना, तने की शाखा क्या हुआ, शाखा हुआ कि नहीं, तना हुआ कि नहीं। तो यही होता है। ये सब क्वेश्चन सीधा पूछता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, एकदम फ्लैट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो कॉमन सेंस से बना सकता है कि नहीं। किसी को बोलिए कि बताओ एक ऐसा पेड़ है, ऐसा चीज़ जो आधार में मोटा है, काफ़ी कठोर है, वो कैसा होगा, पेड़ होगा कि लता होगा कि छोटा शाख होगा। तो शाख क्या होता है, एकदम हिलता डुलता रहता है, होता है कि नहीं होता है। ये तीनों सही है, कह रहा है कौन सही नहीं है, तो कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। तीनों सही है, पूछ रहा है कौन सही नहीं है, इसमें तीनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कोई नहीं। ये गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। भले ही गलत आप एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करने से गलत कर सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर पूछा है, चीज़ आसान है लेकिन आप समझिए।
सक्शन पुल को हिंदी में बोलते हैं चूसन क्रिया, ठीक है ना, चूसन क्रिया या खिंचाव क्रिया, इंग्लिश में सक्शन पुल बोलते हैं इसको। कह रहा है सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो प्लांट में बताए थे ना, ये जो लिखा अवशोषण, तो प्लांट में केवल जड़ का काम क्या है? जल को अवशोषण करना, काम है सिर्फ अवशोषण करना, ऊपर पहुंचाना काम नहीं है, काम क्या है? अवशोषण करना। ये कह रहा है ऊंचाई पर पहुंचता है, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन में देखिए जड़ द्वारा जो पानी अवशोषित होता है, ये देखिए पत्ती तक पहुंचता है, और पत्ती से क्या होता है? बूंद बूंद करके बाहर निकलता है। तो पानी का पत्ती से बूंद बूंद करके बाहर निकलना क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। जबकि हमारे अर्थ के जल का या किसी कपड़े के जल का, किसी वस्तु का भींगा हुआ उस जल का बूंद बन कर बाहर निकलना क्या है? वाष्पीकरण है। दोनों में पानी बाहर निकलता है, लेकिन प्लांट में ये घटना हो तो वाष्पोत्सर्जन, और धरती पर ये घटना हो तो वाष्पीकरण। हमारे शरीर से जो पसीना सूखता है वाष्पीकरण, धरती का जल वेपर बन के उड़ता है वो वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ये क्या है? ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन पानी बूंद बूंद करके निकलेगा, तो नीचे से पानी खींचेगा तभी ना निकलेगा। ये खींचन को ही सक्शन पुल बोलते हैं। ये सक्शन पुल किसकी वजह से हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन को। तो पानी को नीचे से खींचेगा, वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी नीचे से खिंचाएगा ही। तो खींचने का काम कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस, लेकिन करता कौन है? आप याद कीजिए, जाइलम जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाता है कि नहीं? तो ये सक्शन पुल में हेल्प कौन कर रहा है? जाइलम करता है। ये इसका वाष्पोत्सर्जन। ये थोड़ा घुमा के पूछा, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल है, घुमा के पूछा। अब देखिए ये क्वेश्चन चूंकि जनरली बीपीएससी का है नहीं, चूंकि ये सब थोड़ा नेट वगैरह में पूछता है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो देखिए स्व प्रति मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है, डुप्लीकेट कहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन कहिए। तो मैंने बताया था, याद कीजिए, सेल जब पढ़ाए थे तो आपको क्या बताए थे कि कोशिका में केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ऐसा पदार्थ है जिसका अपना डीएनए होता है। लिखाए थे या नहीं लिखाए थे? कोशिका में केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक एक ऐसा पदार्थ जिसका अपना डीएनए होता है, और जिसका अपना डीएनए आरएनए होता है ना, वही सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। क्योंकि याद कीजिए ट्रांसलेशन लिखाए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखाए थे, ट्रांसक्रिप्शन लिखाए थे। इसमें क्या है? जेरोक्स कॉपी बनता है कि नहीं बनता है? जेरोक्स कॉपी किसका बनता है? डीएनए और आरएनए का बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? डीएनए आरएनए होगा, तभी जाकर उसका सेल्फ रेप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, मैंने सीधा रूप में आपको लिखाया है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। अब बताइए सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? ये गलत नहीं होना चाहिए। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? देखिए ये ऐसा कंकाल है जो मुड़ सकता है, ये ऐसा कंकाल है जो मुड़ सकता है। इसको क्या बोलते थे? उपास्थि, कार्टिलेज बोलते थे ना, उपास्थि या कार्टिलेज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? हड्डी है जो मुड़ता नहीं है, उपास्थि कार्टिलेज। मैंने 2-4 दिन पहले भी क्लास में आपको बताया था, कार्टिलेज उपास्थि मुड़ता नहीं है, ठीक है। कार्पल्स क्या है? आपको अगर पढ़े होंगे तो कंकाल तंत्र में याद कीजिए, ये जो कलाई की हड्डी होती है ना, इसको कार्पल्स बोलते हैं, और ये हथेलिक हड्डी को मेटाकार्पल्स बोलते हैं। नहीं पढ़े तो कंकाल तंत्र में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वरना आप लिखा होंगे। तो कार्पल्स क्या है? हथेली की हड्डी है। वर्टिब्रे अभी पढ़ा है ना, कॉर्डेटा फाइलम, याद है? कॉर्डेटा फाइलम को वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, तो उसी को वर्टिब्रे भी कहते हैं। तो कंकाल जो सख्त कौन नहीं है? कार्टिलेज है। ये सब घुमाने के लिए ऑप्शन दिया है, ये गलत होना चाहिए था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए, ये भी गलत होने वाला क्वेश्चन है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन किसका मिश्रण है? कितना बार पढ़ाए होंगे या क्लास में हजारों बार बोले होंगे। लाइकेन किसका मिश्रण है? शैवाल और कवक का। पढ़ते हैं ना बार बार। तो शैवाल कवक वाला ऑप्शन किस में है? सी ऑप्शन में। तो जानते हैं लाइकेन क्या है? शैवाल कवक का मिश्रण है। ये पूछ रहा है लाइकेन क्या है? तो जब शैवाल और कवक एक साथ रहता है तो उस जीव को लाइकेन बोला जाता है, लिचन या लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक का एक सहजीवी संबंध है, जिसमें कवक क्या करता है? शैवाल को प्रोटेक्शन देता है और शैवाल भोजन बनाकर कवक को देता है। भले शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सॉरी, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो वो अलग बात है। ये पूछ रहा है, ये भी आपको कितना बार हम कहीं ना कहीं लिखा होंगे प्लांट वाले में, या नहीं है तो प्लांट में पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे, ठीक है। ये समझिए जनरल क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेडिकल टर्म का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई भी सही नहीं बनाया होगा, और कोई बनाया होगा तो अंदाजी बनाया होगा। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन इस पूरे साइंस में अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन बताए जो टफ था, 3 जो जनरली कोई नहीं बना सकता था। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। अब ये नीट वगैरह में जनरल साइंस में जनरली नहीं लिखा हुआ मिलेगा। मादा एनाफिलीज मच्छर याद कीजिए, इससे मलेरिया होता है कि नहीं होता है, और मादा क्यूलेक्स काटेगा तो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। ये बीमारी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों मच्छर क्या है, मादा है। ऐसे भी मैंने बार बार बताया है, बीमारी मादा मच्छर के काटने से होती है, नर मच्छर के काटने से बीमारी नहीं होती है। क्योंकि मादा जितना भी मच्छर है ना, कीड़े मकोड़े सब मादा ही काटते, चूंकि ये मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है। नर वाले क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, इसलिए वो किसी को काटता नहीं है, केवल फूल का रस पीता है, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज है, मादा क्यूलेक्स से, एक से मलेरिया होता है, दूसरे से क्या होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस। दोनों को कैसे अलग करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो देखिए एनाफिलीज थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा छोटा पतला होता है, क्यूलेक्स थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, बड़ा भी दिखने में लगता है, इसका डंक थोड़ा मोटा होता है। तो ये तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए ये दोनों को अलग करने का एक रीजन है कि ये दोनों जब भी बैठेगा ना, बॉटम लाइन पे ये एक दूसरे के पैरेलल रहता है। आधा अस्तर को इंग्लिश में बॉटम लाइन बोलते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल रहता है, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल होता है। तब जब मान लें कि 2 मच्छर बैठा हुआ है और आपको पता नहीं चले कि दोनों कौन है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल बैठा हुआ समानांतर, तो समझ जाइए एक मादा एनाफिलीज है और दूसरा क्यूलेक्स है, ठीक है। ये पैरेलल बैठा हो तो ये अंतर है, क्योंकि ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, ये कोई सही बना नहीं सकता, ठीक है। ये किसी का गलत हुआ होगा तो अफसोस करने की बात नहीं है। 3 क्वेश्चन जो मैंने पीछे बताया ये गलत होना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत डेप्थ पूछा है, लेकिन बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत तब हुआ होगा जब आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के पैरेलल याद रखना है, बॉटम लाइन के। अब बताइए क्वेश्चन गलत होना चाहिए, ब्लड से क्वेश्चन है, कह रहा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग कौन सा कोशिका बनाता है, WBC। पढ़ते हैं ना, RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाता है, और WBC क्या करता है, बाहर से आने वाली बीमारी को रोकता है। तो WBC होना चाहिए आंसर। तो लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है। WBC 5 प्रकार का होता है, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब WBC का प्रकार है, ब्लड में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट WBC नहीं लिखा है, प्लेटलेट्स लिख दिया है, RBC लिख दिया है। देखिए घुमाकर प्लेटलेट्स लिख दिया है, RBC लिख दिया है, WBC सीधे नहीं लिखा है। तो इसलिए नहीं लिखा है कि लोग समझेंगे WBC नहीं है तो पट से लगाएंगे, कोई नहीं इनमें से लगाएंगे कि नहीं। तो घुमाकर क्या लिखा, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। लिम्फोसाइट रहता, मोनोसाइट्स रहता, ल्यूकोसाइट्स रहता, बेसोफिल्स रहता, न्यूट्रोफिल्स रहता, सब WBC का टाइप है। तो यहाँ पर डायरेक्ट WBC नहीं लिख दिया, लिम्फोसाइट लिख दिया। तो क्या आंसर होगा, लिम्फोसाइट। ऐसा नहीं समझना कि आंसर होगा, ठीक है। ये घुमाकर ऐसा तो करेगा ना, कभी RBC नहीं लिखेगा, वहां पर लिख देगा इरिथ्रोसाइट्स। तो RBC का ही दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है। या वहां पर RBC नहीं लिखकर लिख देगा ऑक्सीजन का परिवहन करता, तो ये भी हो जाएगा। तो जैसे घुमा के पूछे, ये तो अंदाज है समझने का, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट मान सकते हैं इसको भी। मानव शरीर की मांसपेशियां, मसल्स दिखाई दे रही है ना, मसल्स के बारे में कह रहा है कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। अब देखिए ये सही है। अब बोलेंगे कैसे जोड़े में काम करती है। अब देखिए कभी आप केहूनी को मोड़िए, ये जो केहूनी को मोड़ेंगे तो ये बाइसेप ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये टाइट हो जाएगा। इसको ढीला करेंगे ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये शिथिल पड़ जाएगा। तो हमेशा एक वर्क करेंगे, दूसरा वर्क ऑटोमेटिक होता है मसल्स में, ठीक है। अब मसल्स को यहाँ दबाएंगे तो दूसरे तब क्या होगा, टाइट होगा। ये दोनों साथ साथ में काम होता है, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा पेयर्स में काम करती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये समझने पे आधारित होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है कौन गलत है, तो पहला तो सही है। फिर कह रहा है सिकोड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं, सिकोड़ाएंगे तो छोटा होगा, मोटा होगा, सख्त होगा कि नहीं। अभी मांसपेशी को फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और दबा देंगे मांसपेशी को क्या होगा, छोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, सख्त होगा कि नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये भी सही होगा कि नहीं। अब तीसरा देखिए घुमा के क्या पूछा है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। देखिए मांसपेशियां हड्डी को धक्का नहीं देती है, खींचती है। क्योंकि आपको लिखा है कुछ दिन पहले उत्तक पढ़ा है तो क्या लिखा है, मांसपेशियां लोकोमोशन, चलन संवहन का काम करती है ना। तो चलन मतलब क्या, ये क्या करती है, कब चलता है व्यक्ति, ये मसल्स को खींचता है। समझ में आया, ये चलने का मतलब ये समझा कि धक्का देके पहुंचा दिया, नहीं, ये खींचता है। तो खींचेगा तो ऑलरेडी चलेगा कि नहीं। तो ये धक्का नहीं देती है, खींचती है। उल्टा घुमा के लिखा है, ये धक्का नहीं देती, क्या करती है, खींचती है। और
अब देखिए आपको समझ में आ रहा है ना कि दोनों एक ही बात है। देखिए धक्का जब किसी को देगा तो क्या होगा, मसल से वो चीज़ अलग हो जाएगा। धक्का किसी को देंगे तो उस चीज़ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और खींचेंगे तो क्या होगा, पकड़ के रखेंगे। कहीं जाते होंगे दुकान में तो गेट पे लिखा रहता है पुश और पुल, शीशा वाला गेट लगा हुआ है ना, क्या लिखता है, पुश और पुल। यानी आप इसको धक्का दीजिए चाहे खींचने, लिख देता है कि क्या करना है। दोनों करेंगे बात वही है, लेकिन आप कभी इस मसल के साथ हड्डी जुड़ा हुआ है और मसल्स किसी को धक्का दे तो हड्डी छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, लेकिन खींचेगा तो क्या होगा, हड्डी को पकड़ के रखेगा। तो कभी मसल्स क्या करता है, हड्डी को पकड़ के रखता है कि नहीं रखता है, तो ये हमेशा खींचता है इसलिए पकड़ के रखता है। धक्का देता ना तो दोनों अलग हो जाता। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ लिखा धक्का देते, चूंकि समान लोग यही समझेंगे ये गलत है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, चूंकि पूछ रहा है कौन गलत है। आई बात समझ में। इतनी बातें साइंस में थी। अब देखिए मैंने बताया 30 क्वेश्चन ये साइंस का था, 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ था और आप गलत किए हैं तो कोई गलती नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन 25-26 क्वेश्चन ऐसे हैं और उसमें गलती हुआ है तो आपका कॉन्सेप्ट लूज होने की वजह से, या कहता है ना कि माइंड वर्क नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब खुद आप ध्यान लगाइए, जितना आपको कन्फ्यूजन था आप खुद 2 मिनट में बताइए क्या 25-26 बन सकता था कि नहीं बन सकता था। भले ही आप 2-4 गलत किए होंगे, अब 2-4 गलत उसमें इसलिए मानवीय भूल की वजह से और ज़्यादा दिमाग लगाने की वजह से गलत हुआ होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बीपीएससी कहता है ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, समान अध्ययन की परीक्षा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ज़्यादा लगाएंगे कॉन्सेप्ट दूसरी जगह चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये अब आप खुद बताइए कि आप जो कर रहे थे इतना साइंस टफ पूछा है, कैसा पूछा, आप कैसा लग रहा है, लग रहा है कि उतना गलत होना चाहिए। जूलॉजी से 2-3 ही क्वेश्चन है, 6-7, इसमें 10 फिजिक्स से, 10 केमिस्ट्री से, 10 बायो से पूछा है। आप काउंट करके देखिएगा, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो, तीनों को समान बना के रखा है। हाँ अब खैर वो ऐसा हम लोग आधार पर एक डिसाइड करते हैं, नहीं पूछा तो आप आयोग को गलती नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होना। आप बताइए कि आपको जो इतना गलती हुआ है किस वजह से हुआ है, आप एनालाइज कीजिए। पढ़ने वाला तो गलत नहीं होना चाहिए, नहीं पढ़े होंगे तो गलत हुआ होगा मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन टफ 3 ही 4 था, 10 क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका मतलब 4-5 मानवीय भूल की वजह से गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो घबरा कर एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम में थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना है, लूज नहीं करना है। तो अपने कॉन्सेप्ट को लूज रखिएगा तो फिर दिक्कत आएगी, तो कॉन्सेप्ट को हमेशा क्या करना है, लूज नहीं रखना है।